बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पायरेंट, वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग अपने अपने घरों में खैर वाफियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 7 और 8 के अंदर सिस्टम और सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जो फेजेस थे उन कंप्लीट फेजेस का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि जो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल उसके अंदर जो जो फेज़ इस्तेमाल होते हैं, जो जो फेज़ हमने यूज़ करने होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, वो सारे फेज़ मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ लिस्ट अप कर दिए थे। हम डिस्कस करेंगे उन फेजेस में से फर्स्ट 3 फेजेस। ठीक है, जो मेन फेजेस हैं उनमें से हम फर्स्ट 3 फेजेस जो है उनको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो है फेज नंबर 1 विच इज़ कॉल्ड प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। इसको हम प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं। अब प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन इन अदर वर्ड्स ऑल्सो कॉल्ड बेसिक इन्वेस्टिगेशन। इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये एक पूरी टीम होती है किसी सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर, जो आने वाले यूज़र, आने वाले जो कस्टमर है उसकी तमाम की तमाम प्रॉब्लम को सुनते हैं और सुनने के बाद उसको एक डॉक्यूमेंट शेप के अंदर लेके आते हैं कि ये जो बंदा, जो क्लाइंट हमारे पास आया है, इसकी ये नीड और ये बंदा ये चीज़ चाहता है और हम इसको इस तरह स्टेप बाय स्टेप इतने टाइम में इतने पैसों के साथ हम इसको कंप्लीट करेंगे। इस तरह की सारी डिस्कशन किसी भी प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर इसको हम यूटिलाइज़ करते हैं। ठीक है, अब इसकी एक एग्जांपल ले लीजिए। आप फ़र्ज़ करें कि आप तमाम लोग किसी सॉफ्टवेयर हाउस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और आप एक सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं और आपके पास एक कस्टमर आता है, कहता है जी मैं एक फैक्ट्री का ऑनर हूँ और मेरे ऑफिस के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ तमाम लोगों का डेटा जो है वो कंप्यूटराइज हो जाए, उनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस, उनकी इन, उनकी आउट, उसके बाद उनकी सैलरीज़ और जितनी भी पॉलिसीज़ वो बनाना चाहते हैं कंप्यूटराइज, वो सारी पॉलिसीज़ आप उनसे सुनेंगे और सुनने के बाद उसको एक डॉक्यूमेंट शेप के अंदर ले आएंगे। इस तरह की सारी डिस्कशन जो बेसिक बातें हैं, जिसमें आपने किसी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है और उनका क्या सोल्यूशन है, वो सारी आप प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस के अंदर डिस्कस करते हैं। अगर आप देखें अपना चैप्टर नंबर 1 उसका सेकेंड लास्ट पेज, जिसमें सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के फेजेस जो हैं उसको हमने लिस्ट अप किया हुआ है, तो उसमें फर्स्ट 3 फेज जो इस टाइम आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं यही है। ठीक है, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड द थर्ड वन इज डेटा गैदरिंग। तो डेटा गैदरिंग के अंदर भी हम जो फेजेस हैं फर्दर उनको भी हम डिस्कस करेंगे। अभी हम प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन पे वापस चलते हैं। तो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 स्टेप्स, इवन यू कैन से 5 फेजेस फर्दर मोर। ठीक है, ये मेन फेज हैं, ये इनके अंदर फेज हैं। अब प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में जो सबसे पहला फेज है उसको हम कहते हैं सिस्टम आइडेंटिफिकेशन। क्या कहते हैं? सिस्टम आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, सिस्टम आइडेंटिफिकेशन के अंदर हम क्या करते हैं? सिस्टम को आइडेंटिफाई करते हैं। आंसर, व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम आइडेंटिफिकेशन, या क्या मतलब सिस्टम को आइडेंटिफाई करते हैं? एक बंदा आया, उन्होंने कहा जी मुझे अपनी फैक्ट्री के लिए जो लोगों का अकाउंट्स रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, उनकी पे स्केल, उनकी पेज, उसके बाद उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उनकी जो अटेंडेंस है, इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं ना, मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो इस सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करे। आपने कहा जी ओके ठीक है डन। अब वो बंदा उठ के चला गया और आपने सोच ये लिया या अज्यूम ये कर लिया कि उस बंदे को जो फैक्ट्री के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए उसमें हम उसकी प्रोडक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं, वो किस तरह प्रोडक्शंस होती है और प्रोडक्शन मशीन किस तरह 1 बाय 1 चलती हैं और कैसे उसकी वर्किंग होती है। आपने राइट नाउ ये अपने माइंडसेट के अंदर ये चीज़ क्लियर कर ली। तो क्या उस फैक्ट्री ओनर्स की जो प्रॉब्लम थी आपने उसको आइडेंटिफाई किया? ठीक है, अगर आपने उसको आइडेंटिफाई किया तो आपने उसको बैडली रॉन्गली आइडेंटिफाई किया, विच लीड्स टू फेलियर ऑफ द प्रोजेक्ट्स। ठीक है, आफ्टर 4 और 3 मंथ्स जब आप खड़े होंगे आपको समझ आएगी जनाब ये अच्छा वो तो ये कह के गया था लेकिन हमने इसका सॉफ्टवेयर बना दिया, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी और वो आपका प्रोजेक्ट टोटली जो है वो फेल है और वो किसी काम का नहीं है। तो सिस्टम आइडेंटिफिकेशंस के अंदर आपने ये देखना है कि वो जो बंदा आपको अपनी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर कर रहा है, वो प्रॉब्लम आप प्रॉपर्ली उसको देख रहे हैं, उसको आप समझ पा रहे हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है और आपने किस तरह का सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। तो ये सारी चीज़ें आप आइडेंटिफिकेशंस के अंदर डिस्कस करते हैं। इसकी नॉन टेक्निकल एग्जांपल लीजिए, एक बंदा आपको कहता है जी मेरी फ़लाँ एरिया के अंदर 10 और 15 मरला जो वो जगह पड़ी है, मैं चाहता हूँ उसके अंदर एक कमर्शियल प्लाजा बना दूँ 10 फ्लोर्स का। ठीक है, या उसके अंदर 10 फ्लोर होने चाहिए। वो बंदा ये बात कह के चला गया और जो टीम थी, जो डेवलपमेंट की टीम थी, जो भी ठेकेदार जो भी, तो उसने कहा कि ना, वो बंदा ये कह के गया कि 2 मंजिला रेजिडेंशियल घर बना दें 2 मंजिला। और उसके 6 मंथ्स के बाद वो बंदा वापस आता है और आके पूछता है हाँ जी किधर है मेरा प्रोजेक्ट? तो आप कहते हैं ये देखें जी ये 10 मंजिला और आपका प्रोजेक्ट तो बना हुआ है, ये 2 मंजिला घर बना दिया हमने।
तो क्या आपने उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया? तो आइडेंटिफिकेशन बेसिकली इज द मेन कोर एरिया बिकॉज ऑल स्टेप्स इन द फ्यूचर विल टोटली डिपेंड ऑन योर आइडेंटिफिकेशंस। अगर आपने आइडेंटिफिकेशन बैडली की, रॉन्गली की, तो कभी भी आपका जो सिस्टम है वो आपको प्रॉपर वे के अंदर डायरेक्शंस में नहीं लेके जाएगा। और अगर आपने डायरेक्शंस में जाना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई सिस्टम वेरी केयरफुली, ठीक है। तो ये चीज़ आपने आइडेंटिफाई कर ली है। राइट नाउ आपको क्लियर हो गया कि आप किस तरह का सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं। तो फ्यूचर के अंदर जितनी एफर्ट्स हैं वो सारी की सारी आप डन करेंगे सिस्टम आइडेंटिफिकेशन के ऊपर। सिस्टम आइडेंटिफिकेशन में आपने जितनी कर ली, फ्यूचर के अंदर सारी की सारी लाई कर रही हैं सिस्टम आइडेंटिफिकेशन के ऊपर। ओके, उसके बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर, वो हमारे पास आ गया सिस्टम स्कोप, ठीक है जी। सिस्टम स्कोप में क्या कर रहे हैं आप? सिस्टम को स्कोप के अंदर जो मेजर आप कह सकते हैं जो टास्क हैं, जो मेजर ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं, वो मेजर दो ही चीज़ें होती हैं। एक आप लोगों के पास टाइम फ्रेम और दूसरी आप लोगों के पास आ गया जनाब कॉस्ट। एक सॉफ्टवेयर जो बंदा आपके पास आया डेवलप करवाने के लिए, आपने उसको, वो आपको कह रहा है जी मुझे ये सॉफ्टवेयर ऑलमोस्ट 2 मंथ्स में चाहिए, और आपने कहा जी ठीक है ओके बन जाएगा। लेकिन अगर आप बिजी हैं सम अदर प्रोजेक्ट्स इन सम अदर टास्क, और वो सॉफ्टवेयर 2 मंथ्स की बजाय 6 मंथ्स में चला गया, और 6 मंथ्स के बाद आप उसे फ़ोन करके कहते हैं जी योर सॉफ्टवेयर इज़ डन एंड रेडी टू यूज़, रेडी टू इम्प्लीमेंटेशन, वो कहता है मुझे तो नहीं चाहिए, ये बात तो 4 माह पहले की, आपने तब बनाना, मैंने तो कहीं और से बनवा लिए। तो सिस्टम स्कोप के अंदर जो टाइम लिमिट्स होती है विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको एक टाइम फ्रेम के मुताबिक चलना है और वहीं पे उस सॉफ्टवेयर को उसी टाइम के अंदर बनाना है। एंड सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट टास्क इज़ टाइम फ्रेम के साथ साथ जो है वो आप लोगों के पास आ गया कॉस्ट जो होती है, जो आप लोगों को उस प्रोजेक्ट के लिए जो फंडिंग आपने उस बंदे के साथ डिस्कस की। अब फर्स्ट करें 10 मॉड्यूल्स हैं, आप कहते हैं जी एक मॉड्यूल्स 1 लाख में बनेगा, तो 10 मॉड्यूल 10 लाख में बनेंगे आप लोगों के पास, और ये इतने मिलियंस का प्रोजेक्ट है, और वो बंदा कहता है मैं तो आपको इतने दूंगा, तो कभी भी आपकी डिस्कशन पूरी नहीं होती। इस तरह की जितनी चीज़ें हैं, कितने पैसे, कितना टाइम और क्या उसकी एक्टिविटीज़ होंगी, ये सारी चीज़ें आपने सिस्टम स्कोप के अंदर डिस्कस कर लेनी है, ताकि फ्यूचर में आफ्टर 2 मंथ्स जब आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करें तो किसी तरह की कोई जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, कोई कम्प्लेक्सिटी प्रॉब्लम और कोई भी एम्बिग्यूटी ना हो, और आपकी बातें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर हों, ताकि आप सॉफ्टवेयर को वर्किंग इन्वायरमेंट के अंदर इंस्टॉल कर सकें और यूज़ कर सकें। अच्छा, जब आप लोग ये दो चीज़ें भी डिस्कस हो गई, तो राइट नाउ हम डिस्कस करेंगे जी ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस। क्या डिस्कस करेंगे? ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस, ठीक है। किसी भी प्रॉब्लम को बेटा सॉल्व करने के कई सॉल्यूशंस हैं, राइट। आप कोई भी एक प्रॉब्लम पकड़िए, उसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं। मैं अभी आपको एक नॉन टेक्निकल एग्जांपल, आपने घर की छत पे जाना है, 4 मंजिला घर है, उसकी छत पे जाना है, तो कितने तरीके हैं, स्टेयर्स है, लिफ्ट है, साथ वालों के घर से चढ़ के आगे आप उस छत पे चले जा सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। तो कोशिश ये करनी है बेस्ट वे क्या है। अगर आप इसको एक सेकंड के लिए सोचिए, तो घर की छत पे चढ़ने का बेस्ट वे क्या है? राइट, आपने सोच लिया स्टेयर्स, तो स्टेयर्स जो हैं वो बेसिकली बेस्ट वे है। इसी तरह किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई मेथड्स होते हैं, बट यू हैव टू चूज द बेस्ट वन, ठीक है, जिसमें कॉम्प्लिकेशंस कम हो, जिसमें मिनिमम एफर्ट्स लगें और मिनिमम कॉस्ट लगे और बेस्ट सोल्यूशन मिले, ठीक है। आप लिफ्ट में जाएं, पाकिस्तान एरिया, बिजली इशूज़, करंट को, लिफ्ट सेकंड फ्लोर पे फंसी हो, जाके नीचे ही ना आ सके ना ऊपर जा सके, तो वो प्रॉब्लम है, ठीक। तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बड़े इज्जत और एहतराम के साथ स्टेयर से चढ़िए और छत पे चले जाइए, ठीक है। तो ये ऑल्टरनेट नॉन टेक्निकल एग्जाम्पल है। सेम जब आप किसी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में होते हैं, तो एक सॉफ्टवेयर बनाने के कई तरीके हैं। जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं, तो एक जो भी प्रॉब्लम होती है उसके कई लैंग्वेजेस के अंदर कोड लिखे जा सकते होते हैं, और कई लैंग्वेजेस के अंदर कई मेथड्स हैं जो हम उसको यूज़ करके वो कोड लिख सकते हैं जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। बट यू हैव टू चूज द बेस्ट लैंग्वेज, बेस्ट वे, बेस्ट एफर्ट्स आपको लगानी है, और जो बेस्ट आउटपुट होगी वो मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम टाइम और ईजी वे के साथ उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करें, विच इज़ कॉल्ड बेस्ट सोल्यूशन और ऑल्टरनेट सोल्यूशंस। देयर अब इसकी अगर आप डेफिनेशन देखिए, SDLC का पहला पेज, उसके अंदर अगर आप इसकी तीसरे पॉइंट के ऊपर डेफिनेशन लिखिए, तो लिखा हुआ है देयर इज अ लॉट ऑफ सॉल्यूशंस टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, बट यू हैव टू चूज द बेस्ट वन, ठीक है। तो ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस के अंदर हम उसका बेस्ट सॉल्यूशन यूज करते हैं ताकि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। एंड द फोर्थ वन इज कॉल्ड फिजिबिलिटी स्टडी, ठीक है। इसको हम कहते हैं ये फिजिबिलिटी स्टडी है। फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है जी? आपका जो टाइम फ्रेम था, आपने क्या सिस्टम आइडेंटिफिकेशन की, क्या सॉल्यूशन और कौन सी स्ट्रेटजी, कौन सी प्लानिंग आप करेंगे, आप उस सारे को एक पेज के ऊपर लिख लेंगे। आपने ये टर्म अक्सर बिजनेस के अंदर भी सुनी होगी जी, बिजनेस की फिजिबिलिटी बना लें जी, इसकी फिजिबिलिटी बना रहे हैं। नॉन टेक्निकल एग्जांपल, बहन और भाई की शादी है, उसकी शादी की एग्जांपल को सामने रखिए, तो आप वो जो
एक पेज के ऊपर लिखते हैं जी किन किन रिलेटिव्स को हमने कार्ड भेजने हैं, क्या खाना हो गया, क्या जहेज़ होगा, सारी चीज़ों का एक प्लान बनाते हैं ना अब्बा जान, वो बेसिकली वो शादी की फिजिबिलिटी होती है। इस तरह जब किसी सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर कोई सॉफ्टवेयर बनता है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसका स्कोप, उसके लिमिट्स, उसके सोल्यूशन सारे एक पेज पे लिखे जाते हैं कि ये काम करेगा कैसे, ठीक है, वो सारे उस पेज पे लिखे जाते हैं। दी पेज एक्चुअली कॉल्ड feasibility report or feasibility study. In feasibility study we discuss the all previous matters in written shape, और उसके बाद आप वंस अगेन उस बंदे के साथ जो फैक्ट्री ओनर है जिसके लिए आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, आप उसके साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे ताकि उसका आप सोल्यूशन दे सकें, राइट। उसके बाद हमारे पास आ गया जी द फिफ्थ पॉइंट ऑफ प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन विच इज़ कॉल्ड बेसिक प्लान और ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी प्लान, ठीक है, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं, इवन यू कैन से प्रीलिमिनरी प्लान, ठीक है, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। अच्छा जी, ये जो बेसिक और प्राइमरी और प्रीलिमिनरी प्लान है ये होता क्या जी, ये आपके वो जो चारों फेज जिसमें इवन आपकी फिजिबिलिटी भी है आप उसको सामने रखते हैं, एंड यू पीपल्स आर सिटिंग ऑन अ टेबल एंड यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स, देयर सॉल्यूशंस, एंड यू गाइस आर डिवाइडिंग योर टास्क। मतलब आप 3 लोगों की टीम को कहते हैं भाई बात सुनिए, आपका काम है सिर्फ डेटा इकट्ठा करके लाना है, उसको कहते हैं जी आप लोग कोडिंग करेंगे इसकी, उसको आप कहते हैं जो आप इसके जो विजुअल हैं वो बनाएंगे, इस बंदे को आप कहते हैं आप इसके प्रोटोकॉल सेट करेंगे, मैं जनाब इसका डिज़ाइन बनाऊंगा। तो हमने आपस में एक आपने अब वो जो पूरा वर्क था, वो जो काम है पूरा पूरा प्रोजेक्ट का सॉफ्टवेयर बनाने का, वो हमने आपस में डिवाइड कर लिया। उसका होगा क्या, हर टीम अपना काम परफॉर्म करेगी, हम सारे टास्क को एंड कंबाइन करेंगे और हमारे पास एक सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। तो प्रीलिमिनरी या बेसिक प्लान के अंदर हम उसकी टाइम फ्रेम चीज़ें सारी चेक पॉइंट, चेक लिस्ट कह सकते हैं आप, उसमें सारी चीज़ें चेक कर रहे होते हैं, ठीक है, ओके, और आप अपने टास्क, अपनी एफर्ट्स, अपना वर्क परफॉर्मेंस जो भी है उसको आप आपस में डिवाइड कर रहे होते हैं, सारी टीम आपस में डिवीजन कर रही होती है, और डिवीजन के बाद फिर हमने अगला काम करना होता है, ठीक है। तो दिस वन इज कॉल्ड बेसिक प्लान। अगर आप गौर कीजिए एक सिस्टम की आइडेंटिफिकेशन से लेकर राइट नाउ यू गाइज आर रेडी टू स्टार्ट योर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इसीलिए इसको हम कहते हैं ये इन्वेस्टिगेशंस हैं, ठीक है, इसीलिए हम इसको कहते हैं ये बेसिक इन्वेस्टिगेशंस हैं, ये बेसिक या प्राइमरी इन्वेस्टिगेशंस हैं, ये प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस हैं। आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी, अपने सिस्टम को उसके टाइम फ्रेम, उसके पैसे, उसका स्कोप, उसके सॉल्यूशंस, उसके प्लान, उसकी फिजिबिलिटी आपने एक पेज पे लिख ली, एंड आज हमने उसकी मीटिंग भी कर ली कि कौन बंदा क्या काम करेगा, और विद इन 1 मंथ हम आपस में फिर मिलेंगे और अपनी चीज़ें आपस में एक्सचेंज करेंगे कि हमने क्या क्या वर्क परफॉर्म किया, ताकि हम देखें हम प्रोजेक्ट के किस एरिया तक पहुँचे या हमने कितने % अपना प्रोजेक्ट सॉल्व कर लिए। तो नाउ यू आर रेडी टू स्टार्ट योर प्रोजेक्ट, और रेडी टू स्टार्ट प्रोजेक्ट में आपको जो फर्स्ट काम करना है वो जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस की टीम है, ये जो 3 लोग हैं, ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस के जो लोग हैं, ये उस फैक्ट्री ओनर्स के साथ फिर से मिलेंगे, उसे फ़ोन करेंगे, सर ज़रा तशरीफ़ लाइए, उसके साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, उससे पूछेंगे सर बताइए आप अटेंडेंस बायोमेट्रिक करना चाहते हैं, वो कहते हैं जी बिल्कुल मैं अटेंडेंस बायोमेट्रिक करना चाहता हूँ। तो सर अच्छा बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए तो आपके पास सर ये सॉल्यूशंस हैं, आप एक ऐसी मशीन लगाएं जिसके सामने बंदा आके बोले हेलो आई एम हियर, तो वो उसकी जो वॉइस है उसको रिकॉग्नाइज करे, उसकी अटेंडेंस मार्क कर दे, और जब वो जाने लगे तो कहे जी आई एम गोइंग, ठीक है, आई एम लीविंग, जो भी है कुछ भी बोले, या कोई बंदा आए अपना चेहरा मुबारक मशीन के सामने करे और मशीन उस चेहरा मुबारक को देखे और उसका स्कैन करे, और स्कैन करने के बाद कहे ठीक है ओके जी आपकी अटेंडेंस लग गई, और जब जाने लगे तो मशीन को फिर चेहरा मुबारक बताएं जी मैं अब जा रहा हूँ, बॉस की बहुत सारी बातें सुन के मैं वापस घर जा रहा हूँ, तो मशीन उसको आउट भी करे, बात समझे। उसके बाद आपके पास एक और तरीका है, आप उसको कहें जी एक मशीन है छोटी 10-12 हज़ार की मशीन, आप थंब लगाएं, मशीन फिर भी अटेंडेंस लगा लेगी, जाते वक्त फिर थंब लगाएं वो आउट कर देगी। तो देयर आर लॉट ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है, लॉट ऑफ मशीन्स विच यू कैन यूज़ इन बायोमेट्रिक अटेंडेंस, बट आपने उस बंदे को बताना है सर ये इतने लाख की है, ये इतने लाख की है और ये इतने हज़ार की है, आप इसमें से कौन सी यूज़ करना चाहते हैं। वो कहेगा जी मुझे ये वाली मशीन चाहिए, मुझे जनाब फुल बॉडी स्कैनिंग मशीन नहीं चाहिए, मुझे तो अटेंडेंस ही लगानी है, तो मुझे आप बायोमेट्रिक अगर अटेंडेंस में थंब स्कैनिंग मशीन लगा दें इट्स अनफ। तो अब आप जो फ्यूचर में जो कोडिंग करेंगे वो आप बॉडी स्कैनिंग वाली नहीं करेंगे, आप थंब स्कैनिंग वाली करेंगे, ठीक है। तो इसको हम इसीलिए कहते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस, फेज नंबर 2, इसको हम नीड एनालिसिस भी कहते हैं। उस बंदे से आप सारी बातें पूछेंगे, सारी बातें उससे करेंगे, वो बंदा टेक्नोलॉजी का बंदा नहीं है, उसको आईटी का नहीं पता, उसको कंप्यूटर्स यूज़ का नहीं पता, आपने उसको चीज़ें दिखानी है, वो उनमें से कोई एक चीज़ बेस्ट, इसकी नॉन ही टेक्निकल, आप एक कपड़े की दुकान में जाते हैं वो आपको सारे कपड़े दिखाते हैं, उसमें से आप बेस्ट चूज़ करते हैं, सेम दिस इज़ कॉल्ड रिक्वायरमेंट एनालिसिस। आप उसको सारी चीज़ें बताते हैं जनाब हमारे पास ये ऑप्शंस हैं, आप इसमें से कौन सी चूज़ करना चाहते हैं, ये ऑप्शन इतने की है, ये इतने की, ये इतने की, ठीक है। तो उसमें जो आप लोगों ने अभी पीछे जो सिस्टम स्कोप के अंदर जो चीज़ें की तो उसको आप थोड़ा उसके हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं,
मतलब आप लोगों ने अगर 10 लाख में डन किया और बंदा कह रहा है मुझे तो बॉडी स्कैन की पूरी कोड चाहिए, तो आप उसको कह सकते हैं सर आपकी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो 10 के बजाय 12 लाख हो जाएगी, क्योंकि आप ये मशीन उसमें इन कर रहे हैं। और ये वो जनरल लाइफ की चीज़ें हैं जो हमारे घर में रोज़ हो रही होती हैं। आपके पेरेंट्स, आपके बड़े भाई बहन डेली इन चीज़ों से गुजर रहे होते हैं, ठीक है। आप अगर उनसे पूछें तो वो कहेंगे हाँ हम ये तो करते हैं, ये तो नॉर्मल प्रोजेक्ट की चीज़ें हैं। आप इवन बाजार में शॉपिंग के लिए जाते हैं तो आप इस पूरे फेज से गुजर रहे होते हैं, आइडेंटिफिकेशन, स्कोप, लिमिट, सारी चीज़ें। दर्जी के पास जाते हैं, मैं जनाब सूट आपको हफ्ते में दूंगा, आप कहते हैं नहीं जी 3 दिन बाद तो बहन का वलीमा है, मुझे तो ये चाहिए, भाई का वलीमा है, मुझे तो हर हाल में चाहिए, ठीक है। तो ये टाइम फ्रेम्स है। वो कहता है जी ठीक है, अगर आपको जल्दी चाहिए तो पेमेंट एडवांस में होगी और ज़्यादा होगी। दिस इज़ कॉल्ड आप कॉस्ट लिमिट्स, ठीक है। कॉस्ट फ्रेम्स, ये सारी चीज़ें आप लोग डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डाटा एनालिसिस के अंदर आप उस बंदे से सारी चीज़ें उसको बता रहे हैं और उससे सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और उसकी जो जो रिक्वायरमेंट्स है आप उसको पूछ रहे हैं और उसको उसका सोल्यूशन बता रहे हैं और एक पेज पे लिखी जा रहे हैं, जिसको हम नीड एनालिसिस भी कहते हैं। चैप्टर नंबर 1, सेकेंड लास्ट पेज, सेकेंड हेडिंग्स, डेटा गैदरिंग के अंदर पहली लाइन पे अगर आप पढ़िए तो लिखा हुआ है नीड एनालिसिस, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड नीड एनालिसिस। नीड एनालिसिस में आप पूरा का पूरा सिस्टम क्या कर रहे हैं, उसकी ज़रूरियात को सुन रहे हैं और उसको एक रिपोर्ट पे लिख रहे हैं, ताकि आप फ्यूचर में जो एफर्ट्स करेंगे वो आप उसकी प्रॉब्लम्स को सामने रख के और उसकी नीड्स, उसकी रिक्वायरमेंट को सामने रख के करेंगे, विच इज़ कॉल्ड रिक्वायरमेंट एनालिसिस एज वेल। एंड द वेरी नेक्स्ट स्टेप इज़ फर्स्ट स्टेप्स फॉर डेवलपमेंट्स, फर्स्ट स्टेप टू डेट। अभी तक आपके इश्यूज, रिक्वायरमेंट्स, चीज़ें क्लियर, ठीक है। इन दोनों फेजेस के अंदर ये चीज़ें क्लियर होगी, ये सारी की सारी चीज़ें। अब आपको करना है जी, उस बंदे की फैक्ट्री के अंदर जो 100 लोग काम कर रहे हैं, आपने उनसे जाके डिस्कशंस करनी है, आपने उन लोगों से मिलना है, उनसे पूछना है जनाब हम आपके लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसके अंदर हम आपके अटेंडेंस का ये इस तरह की मशीन लगा रहे हैं, कोई इशू तो नहीं है। आप फ़र्ज़ करें कोई ऐसी किसी फैक्ट्री के लिए बना रहे हैं जहाँ के वर्कर जो हैं वो बहुत ज़्यादा लोहे के साथ काम करते हैं, किसी स्टील मिल के, और उनके तो थम ही ख़राब होते हैं, उनकी थम के अंदर ऑयल और चीज़ें फंसी होती हैं, वो आप मशीन पर लगाते हैं, मशीन एक्सेप्ट ही नहीं करती, देन ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके लिए आपको लोगों से मिलना ज़रूरी है, उन लोगों के साथ आपको रियल टाइम डिस्कशंस करनी पड़नी है, ठीक है। और रियल टाइम डिस्कशंस में आप लोगों ने करना क्या है जनाब, आपने जो है ना उन लोगों को स्टेप बाय स्टेप उनसे डाटा इकट्ठा करना है, जिसके हमारे पास 5 वे हैं। सबसे पहला तरीका विच इज़ कॉल्ड रिटन डॉक्यूमेंट्स, इसको हम कहते हैं, ये क्या है, रिटन डॉक्यूमेंट्स। अब रिटन डॉक्यूमेंट्स क्या है जी, आप लोगों के पास जाते हैं, उन्हें कहते हैं अपने बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिख दें। बंदा लिख रहा है जी मेरा नाम, मेरी पे स्केल, मेरी एज, मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मेरी सैलरी, मेरा लेवल, सारी चीज़ें ये हैं, मेरी बीवी का नाम है, ये मेरे बच्चे हैं, इतनी मेरी बेटियां हैं, इतने मेरे बेटे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन विच इज़ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एंड वी डोंट नीड सच काइंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर डेवलपमेंट। तो आप करेंगे क्या जनाब, आप वो पूरा जब पेज उन 100 लोगों से लिखवा के रिटन डॉक्यूमेंट फैक्ट अपने ऑफिस में लाएंगे, यू नीड टू सॉर्ट आउट एक्चुअल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम, आपको वंस अगेन हफ्ता लगेगा सारी इन्फॉर्मेशन को एनालिसिस करने में, और उसके बाद आप उस इन्फॉर्मेशन को सॉर्ट आउट करेंगे और समराइज़ करेंगे, एक्स्ट्रा रिड्यूस करेंगे, जो चाहिए वो इन्फॉर्मेशन आप उससे लेंगे और उस इन्फॉर्मेशन को फिर आप सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ करेंगे, विच इज़ अ वेरी 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 टफ एंड हार्ड एंड टाइम कंज्यूमिंग कॉन्सेप्ट्स। इसीलिए हम रिटन डॉक्यूमेंट्स की बजाय एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं विच इज़ कॉल्ड इंटरव्यू। अगर आप गौर कीजिए तो इंटरव्यू के अंदर हो क्या रहा होता है, यहाँ तो आपने उसको कहा जी अपने बारे में लिखने में कुछ भी लिख रहे हैं, इंटरव्यू में आप करेंगे कि आप वही क्वेश्चन करेंगे जो आपको चाहिए और वो उन्हीं के ही जवाब देगा जो आपको चाहिए। लेकिन ये वंस अगेन टाइम कंज्यूमिंग क्यों है, क्योंकि आप डेली जाते हैं और 100 लोगों का इंटरव्यू करना है और 10 लोगों का इंटरव्यू करके आते हैं, तो आपको 10 दिन उस ऑफिस का, उस फैक्ट्री का, उस कॉलेज स्कूल का जिसके लिए आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, आपको 10 दिन उनका विजिट करना पड़ेगा, विच इज़ वंस अगेन अ ह्यूज टाइम कंज्यूमिंग एंड हाईली कॉस्ट, बिकॉज आपको 10 दिन उस 100 किलोमीटर उस ऑफिस के लिए जाना पड़ना है, वहाँ जाके लोगों से मिलना पड़ना है, लोगों के इंटरव्यूज़ करने पड़ेंगे, आप 3-4 लोगों की टीम होगी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा है जी वो होता है बड़ा अच्छा तरीका है विच इज़ कॉल्ड क्वेश्चनियर्स। इसको हम क्या कहते हैं, क्वेश्चनियर्स। अब क्वेश्चनियर्स के अंदर क्या हो रहा है जी, क्वेश्चनियर्स के अंदर आपने एक पेज पकड़ा, जो सवाल आपने इंटरव्यू में लोगों से करने हैं, तो उसका बेस्ट वे है कि आप उसको एक पूरे पेज के ऊपर लिख लें। व्हाट इज़ योर नेम, 2 लाइनें छोड़ दें। व्हाट इज़ योर एज, 2 लाइनें छोड़ दें। व्हाट इज़ योर एजुकेशन, 2 लाइनें छोड़ दें। व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन, व्हाट इज़ योर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, व्हाट इज़ योर टाइम इन, टाइम आउट्स। आपने 5-6 सवालों का एक पेज बनाया, उस पेज की 100 कॉपियाँ करवाइए और लोगों में जाकर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। लोग विद इन 5 मिनट्स आपको वो परफॉर्मा फिल करके वापस जमा करवा देंगे। अगर आप गौर कीजिए, ना यहाँ कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ना एक्स्ट्रा आंसर है, ना आपको बहुत एनालिसिस में टाइम चाहिए, एंड ना ही आपको 10 दिन जाना है। आप 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे, 1 दिन में ये काम करके वापस आ सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन
there is a third technique to collect data, and the fourth technique is called observation. ऑब्जर्वेशन जी वो टेक्निक जिसमें हम ऑब्ज़र्व करते हैं। आप फैक्ट्री जाएंगे, 2 दिन लोगों से मिलेंगे, चाय शाय पियेंगे, गपशप लगाएंगे, खाने खाएंगे, लोगों से पूछेंगे वो इंडस्ट्री को लाइक करते हैं नहीं करते, वो लोग इस सॉफ्टवेयर को अच्छा जानते हैं नहीं जानते, अगर उनका डाटा उसमें एंटर कर दिया जाए तो वो काम कर सकेंगे कि नहीं। आपने देखा स्टील मिल है, लोगों के हाथ ज़्यादा ख़राब हैं, गंदे हाथ होते हैं, वो बायो उसमें आप थंब स्कैनिंग लगा दें। अब आपने ऑब्ज़र्व किया यार ये लोगों के तो हाथ ही ख़राब होते हैं, अगर ये थंब लगाएंगे तो वो मशीन तो उठाएगी नहीं थंब, ठीक है, तो ये तो काम सही नहीं रहेगा। तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप फेस रिकॉग्निशन की तरफ आ जाएंगे, आप वॉइस या आप उसे वैसे कहेंगे जनाब आप जो है पूरा हाथ उसके ऊपर स्कैन करेंगे, तो हाथ का कोई भी पॉइंट स्कैन हो गया तो वो इन्फॉर्मेशन स्कैन हो जाएगी, राइट। तो आपने ऑब्जर्व कर लिया कि ये भाई थंब स्कैनिंग वाली मशीन यहाँ फेल है, ठीक है, तो आप उसके लिए मशीन चेंज कर देंगे। तो ये ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन इज़ अ वेरी गुड टेक्निक, बट इसके लिए जो बड़ी मेजर चीज़ रिक्वायर्ड है वो आपकी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन चाहिए। आप देख के आगे आपको लगा ये ऐसे नहीं होगा, और आप आए आपको पता चला भाई वो तो बड़े पढ़े लिखे लोग थे वो तो कर सकते हैं, ठीक है, तो आपकी ऑब्जर्वेशन फेल मीन आपका प्रोजेक्ट फेल, क्योंकि आपने सारी चीज़ें इन्हीं चीज़ों को सामने रख के फ्यूचर में डन करनी, और आप वो कैसे डन करेंगे जब तक आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर ही नहीं होंगी। एंड द लास्ट फेज ऑफ डाटा गैदरिंग इज सैम्पलिंग, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड सैम्पलिंग। इवन यू कैन से सैम्पलिंग इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो इशू, ठीक है। तो सैम्पलिंग क्या है जी, आप लोगों के पास 100 लोग थे जिनसे आप जाके डेली लोगों से मिल रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं, टाइम कंज्यूम कर रहे हैं। आप ऐसा करें ना, उसमें से 20 लोग ले लें, 80 को छोड़ दें, 20 लोगों से इंटरव्यूज़ कर लें, 20 लोगों से डिस्कशंस कर लें, 20 आपको पूरी बाकी जो 80 लोग हैं उनकी पिक्चर भी क्लियर कर देंगे। हाँ यार वो हमारे वो लोग वो कर सकते हैं, वो नहीं करेंगे, वो ऐसा नहीं है, वो उनका थंब स्कैनिंग का इशू आएगा, उनका नहीं आएगा। आप उस फैक्ट्री के मेन जो 20 लोग हैं उनके इंटरव्यूज़ कर लें, उनसे मिल लें, वो आपको सारी पिक्चर क्लियर कर देंगे। तो उन 20 में से 17 लोगों ने ये कहा जी ठीक है ओके थंब स्कैनिंग ठीक है, तो आप कह सकते हैं जी इन 100 में से जो 80% 85% लोग हैं वो इसके हक में, और 20% लोग या 15% जो लोग हैं वो इसके हक में नहीं है। तो सैम्पलिंग बेसिकली बजाय इसके कि आप होल पॉपुलेशंस में जाकर लोगों को मिले, आप उसका पोर्शन उठाते हैं, ठीक है, जिसको लोग कहते हैं यार सैम्पल पेज, तो वो जो सैंपल भेजने वाला होता है वो सैम्पलिंग ही होता है, ठीक है। आप छोटी सी एक पोर्शन उठाते हैं, उस पोर्शन को सामने रख के उस पॉपुलेशन का डिसीजन करते हैं। तो दिस इज़ द 5th फेज ऑफ डाटा गैदरिंग। मैंने आपको सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के 3 मेन फेज पढ़ाए, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड डाटा गैदरिंग। होप सो आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इनकी जो बाकी फेजेज हैं उनको भी 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।